साथियों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अक्सर वॉर की न्यूज आपको सुनने में आती रहती है। हाल ही में भी इन दोनों के बीच घमासान युद्ध की खबरें सुर्खियों में हैं। और इन वॉर्स में अगर कोई बेवजह पिस रहे हैं तो वो हैं इन दोनों देशों के सिविलियन। तो दोस्तों, आखिरकार क्या वो वजह है कि ये दोनों देश एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन गए हैं? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की आज की इस सिचुएशन को जानने के लिए हमें इनके इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं 1000 साल पहले के इतिहास में। हिटलर ने बड़ी बेरहमी से ट्रीट किया था यहूदियों को। हिटलर, जो कि जर्मनी का तानाशाह था, उसने लाखों की तादाद में यहूदियों को नजरबंदी कैंप में रखा। उनमें से लगभग 11 लाख यहूदियों को जहरीली गैस के चैम्बर में डालकर बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। दूसरे बचे हजारों यहूदी नजरबंदी कैंप में कड़ी ठंड और भुखमरी से मर गए। साथियों, सन 1939 में जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध भड़काने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपने अंतिम हल को अमल में लाना शुरू किया। उसके सैनिक यहूदियों को कुछ खास इलाकों में ठूसने लगे, उनसे काम करवाने और उन्हें एक जगह इकट्ठा करके उन्हें मार डालने के लिए विशेष प्रकार के कैंप बनाए गए थे। इसमें पोलैंड का नजरबंदी सेंटर हिटलर की हैवानियत का सबसे बड़ा सेंटर था। यहाँ पर हिटलर की नाजी खुफिया एजेंसी यूरोप के सभी देशों से यहूदियों को पकड़ पकड़ कर ले आती थी। यहाँ पहुँचते ही उनमें से कई लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था और कई लोगों को काम करवाने के लिए जिंदा रख लिया जाता था। लेकिन उनकी पहचान मिटाकर उनके हाथ पर एक नंबर लिख दिया जाता था, जिससे उनकी पहचान होती थी। दोस्तों, युद्ध के 6 साल के अंदर अंदर हिटलर के नाजियों ने लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। में 15 लाख तो बच्चे ही थे। साथियों, हिटलर के द्वारा ये नरसंहार दुनिया में हुए नरसंहारों में से सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार हिटलर को यहूदियों से इतनी घृणा क्यों थी? क्यों वह यहूदियों के अस्तित्व को ही मिटा देना चाहता था? सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए साथियों, पहले हमें यहूदियों और ईसाइयों के बीच के रिलेशन को समझना पड़ेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म एक यहूदी फैमिली में ही हुआ था और कुछ ईसाइयों का मानना था कि कुछ यहूदी जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़वाना चाहते हैं। और दोस्तों, ये एक ऐसी विचारधारा थी जो अगले कई सालों, दशकों, इवन सेंचुरीज तक बनी रह गई यहूदियों और क्रिश्चियंस के बीच में। और यही कारण है कि यहूदी और ईसाइयों के बीच नफरत फैली हुई है। उस जमाने में बहुत सी झूठी अफवाहें भी फैलाई जाती थी यहूदियों के खिलाफ, जैसे कि यहूदी बच्चों का खून पी लेते हैं या फिर उनका रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये शैतानों की पूजा करते हैं। इन जैसी और न जाने कितनी अफवाहें उनके खिलाफ उस समय में फैलाई जाती थी, जिसकी वजह से यहूदियों के खिलाफ इतनी नफरत फैल गई लोगों में कि लोग उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते थे। दोस्तों, जितना यहूदियों को हेट सहना पड़ा है, शायद ही किसी रिलीजन ने सहा होगा पिछले 1000 सालों में। इन्हीं सभी वजह से लेट 80s के समय तक दुनिया भर के रहने वाले यहूदियों के अंदर ऐसी भावनाएं जागने लगी कि कोई भी देश हमें अपना नहीं मानता है। अगर हमें सुकून से जिंदा रहना है तो हमें अपना खुद का एक देश बनाना पड़ेगा। इन्हीं सब कारणों से सन 1881 में पहली बार एक भारी संख्या में यहूदियों का माइग्रेशन देखने को मिला फिलिस्तीन के एरिया में। फिलिस्तीन, जो कि एक मुस्लिम कंट्री था और यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था उस समय पर, यहूदियों ने फिलिस्तीन में जाकर कई अपनी कॉलोनीज बनाई और वहाँ जाकर रहने लग गए। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि यहूदियों ने फिलिस्तीन का ही एरिया क्यों चुना? इसका भी एक कारण था कि यहूदियों के लिए ये काफी पवित्र स्थान था। दोस्तों, फिलिस्तीन में ही एक जगह है जेरूसलम, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। उस लिहाज से देखा जाए तो यहूदी इसे अपना पवित्र स्थान मानते हैं। यही कारण था कि ज्यादा से ज्यादा यहूदी फिलिस्तीन की तरफ माइग्रेट कर गए। याद रखिए साथियों, उस समय ना कोई इजराइल था, ना कोई गाजा पट्टी थी और ना ही कोई वेस्ट बैंक था। ये सारा एरिया फिलिस्तीन का था और यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन चल रहा था। उस समय पर दोस्तों, फिलिस्तीन में ईसाई, मुस्लिम और यहूदी तीनों धर्म के लोग शांति के साथ रहते थे। साथियों, अब हम बात करते हैं सन 1915 की, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी, जिसके दौरान ब्रिटिश, फ्रांस और अरब साथ मिलकर फिलिस्तीन में ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने के लिए लड़ रहे थे।
दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिश बड़ी चालाकी करते हैं, कहते हैं अरब कंट्रीज को कि तुम हमें ऑटोमन एम्पायर को हराने में मदद करो तो हम तुम्हें फिलिस्तीन का एरिया दे देंगे। अरे ब्रिटिश लोग यहूदियों को भी ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप हमें ऑटोमन एम्पायर को हराने में मदद करोगे हम तुम्हें तुम्हारा खुद का देश बनाने में मदद करेंगे फिलिस्तीन में। लेकिन दोस्तों रियलिटी में ब्रिटिश ने फ्रांस के साथ मिलके पहले से ही एक सीक्रेट डीलिंग कर रखी थी फिलिस्तीन को लेकर। जैसे ही ऑटोमन एम्पायर हारा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के बाद ही ब्रिटिश और फ्रांस ने पूरे मिडिल ईस्ट के एरिया को आपस में ही आधा आधा डिवाइड कर लिया और फिलिस्तीन का रीजन ब्रिटिश ने पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। 1918 से सन 1948 तक पूरे फिलिस्तीन के एरिया पर ब्रिटिश का ही राज था। यही वो समय था दोस्तों जब हिटलर सत्ता में आते हैं और यहूदियों का भयानक तरीके से नरसंहार किया जाता है। पूरे हिटलर कंट्रोल यूरोप से यहूदी अपनी जान बचाकर इधर उधर दूसरे देशों में भागने लगते हैं। कुछ अमेरिका में शरणागत बन जाते हैं, लेकिन इनमें से कई यहूदी जाते हैं फिलिस्तीन में। फिलिस्तीन में पहले से ही ब्रिटिश कंट्रोल था। पहले तो ब्रिटिश उन्हें अंदर आने से नहीं रोकता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वह उन्हें अंदर आने से रोकने लगता है। यहाँ से शुरुआत होती है यहूदियों के फर्स्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट की, जब यहूदी पहली बार अपने हक के लिए किसी से लड़ते हैं। अब दोस्तों सन 1940 के आते आते फिलिस्तीन नेशनलिस्ट मूवमेंट की भी शुरुआत हो जाती है। मतलब कि फिलिस्तीन के लोग भी अपना देश चाहते हैं, वो यहूदियों को यहाँ पे एंटर नहीं करने देना चाहते हैं। सन 1948 में अब ब्रिटिश परेशान होकर फिलिस्तीन को छोड़ के चला जाता है और वहाँ पर रह रहे यहूदियों और फिलिस्तीन के लोगों को अपना अपना अलग देश बनाने के लिए बोल देता है और इन दो देशों के लिए फिलिस्तीन की जमीन के विभाजन का काम सौंप देता है ब्रिटिश किसको? यूनाइटेड नेशन को। जी हाँ दोस्तों, सन 1947 में अब यूनाइटेड नेशन एक पार्टीशन प्लान बनाता है और उसके तहत 57% एरिया वो यहूदियों को दे देता है और 43% एरिया फिलिस्तीन के लोगों को दे दिया जाता है अपना देश बनाने के लिए। और फिलिस्तीन में जो जेरूसलम नाम की जगह थी, जो कि एक पवित्र जगह है तीनों धर्मों के लिए, यहूदी, ईसाइयों और मुस्लिम्स के लिए, उसे यूएन अपने ही कंट्रोल में रखने की बात करता है। इन यहूदियों को यूएन का ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अपने नए देश का नाम रखते हैं इजराइल और यहीं से जन्म होता है दोस्तों इजराइल देश का सन 1948 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज थी, अरब कंट्रीज थी फिलिस्तीन के आसपास की, वो इजराइल के बनने को पसंद नहीं करती हैं। वो इसे ब्रिटिशर्स की एक चाल के रूप में देखती हैं और इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देती हैं। उनके अकॉर्डिंग वो इजराइल यानी यहूदियों को फिलिस्तीन का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं देना चाहते। इस जंग को नाम दिया जाता है दोस्तों फर्स्ट अरब इजराइल वॉर ऑफ 1948। दोस्तों इस जंग में 5 से ज्यादा अरब देश एक छोटे से नए देश इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। इस जंग में यहूदी लोग ये जानते थे कि बीते सालों में दुनिया ने किस नजर से उन्हें देखा है, हिटलर के द्वारा कैसा उनके साथ बर्ताव किया गया है और अगर आज ये लोग नहीं लड़ेंगे तो ये कभी जिंदा नहीं बच पाएंगे। ये जंग उनके लिए बहुत ही अहम जंग थी दोस्तों, ये उनके अस्तित्व की बात थी। यहूदी लोग इस जंग को लड़ते हैं और हैरानी की बात तो ये है कि ये छोटा सा नया देश इन 5 देशों को हरा भी देता है। अब बात आती है दोस्तों सन 1949 की। 1949 में यूएन पार्टीशन के अकॉर्डिंग जो एरिया फिलिस्तीन के होने थे, अब इजराइल उस एरिया के कुछ हिस्से पर भी अपना कब्जा कर लेता है। फिलिस्तीन लोग अपने खुद का देश चाहते हैं। यही वजह है सन 1964 में नींव रखी जाती है PLO की, यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों शुरुआत में इसका एम होता है हथियार उठाकर अपना देश पाना। शुरुआत में ये चाहते हैं कि इजराइल जैसा कोई भी देश एग्जिस्ट ही ना करे। इसी वजह से USA और इजराइल इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर एक इंसान के नजरिए से देखा जाए तो ये टेररिस्ट है और वहीं अगर दूसरे इंसान के नजरिए से देखा जाए ये रेवोल्यूशनरीज हैं जो अपने देश के लिए आज़ादी चाहते हैं। दोस्तों अगर हम वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन के मैप की बात करें तो आप मैप में देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ये फिलिस्तीन का है। देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलिस्तीन 2 भागों में विभाजित है। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कहलाता है वेस्ट बैंक और जो नीचे वाला थोड़ा सा हिस्सा है वो कहलाता है गाजा पट्टी। बीच में आप जितना भी एरिया देख रहे हैं वो एरिया है इजराइल का। दोस्तों अब वापस आते हैं अपनी बात पे। सन 1974 में PLO को UN जनरल असेंबली द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है।
तकरीबन 10 साल का समय ऐसे ही गुजर जाता है और अब इजराइल के लोग फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं और परमानेंटली वहाँ रहने लग जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटीज इन सेटलमेंट्स को इलीगल मानती है, क्योंकि यूएन के द्वारा किए गए पार्टीशन के मुताबिक ये उनके खिलाफ सेटलमेंट्स थे। सन 1992 में इजराइल को एक बहुत अमेजिंग प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं जो थे यित्ज़हाक रबीन, जो पीएलओ को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं और कहते हैं कि पीएलओ एक टेररिस्ट संगठन नहीं है, वो बस अपना देश चाहते हैं, हमें उन्हें उनका देश दे देना चाहिए। तो अब तक के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि इजराइल पीएलओ को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है और बदले में पीएलओ भी इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है। पहली बार ये दोनों साथ में मिलकर पीसफुली बातचीत करते हैं कि कैसे फिलिस्तीन देश को बसाया जाए, कैसे जमीनी स्तर पर दोनों देशों का बंटवारा किया जाए। सन 1994 में पहली बार फिलिस्तीन की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाती है और इसे नाम दिया जाता है फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक को 3 एरियाज में बांटा जाता है, एरिया A, B, C। एरिया A वो होता है जहां फिलिस्तीन गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, एरिया B वो होता है जहां पर फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का कंट्रोल होगा, एरिया C जहां पर केवल इजराइल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। हालांकि दोस्तों, इस समझौते के दौरान बहुत कम हिस्से मिलते हैं फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक और गाजा में अपना देश बनाने के लिए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब ये दोनों देश बहुत पीसफुली थे। और आपको एक बात बता दे दोस्तों कि इसी पीसफुल समझौते के लिए दोनों इजराइल और फिलिस्तीन के पीएम को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। लेकिन ये पीसफुल समझौता ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाता है और सन 1995 में एक्सट्रीम वाइट विंग यहूदियों द्वारा अपने पीएम की हत्या यानी उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे कट्टर लोग थे जिनका मानना था कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर फिलिस्तीन के साथ समझौता कर सकते हैं, इतनी सी भी जमीन क्यों वो दे सकते हैं फिलिस्तीन को। और दोस्तों, हालात सुधरने की बजाय बिगड़ जाते हैं। तो जैसा सीन चल रहा था इजराइल ठीक वैसे ही कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक लोगों ने फिलिस्तीन में आकर अपना ग्रुप बनाया हुआ था जिसका नाम है हमास। इनकी भी यही सोच थी दोस्तों कि फिलिस्तीन की गवर्नमेंट कैसे इजराइल के साथ समझौता कर सकती है। ये इजराइल को नक्शे से ही हटा देना चाहते हैं और पूरी जगह पर फिलिस्तीन का कब्जा हो ये चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक बात अच्छे से समझ गए कि जहाँ पर इजराइल के अंदर कुछ कट्टरपंथी लोग थे जो सिर्फ इजराइल का ही राज वहाँ चाहते हैं, वहीं पे फिलिस्तीन के अंदर भी कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक लोग हैं जिस ग्रुप का नाम है हमास, वो भी इस पूरे एरिया पर फिलिस्तीन का राज चाहते हैं। इसी वजह से ये फिलिस्तीन में जो पार्टी है पीएलओ उसका विरोध करते हैं, क्योंकि पीएलओ पार्टी जो है वो शांतिपूर्वक फिलिस्तीन को वहाँ बसे रहने देना चाहती है, जबकि हमास ऐसा नहीं चाहता। वह चाहता है कि पूरा का पूरा एरिया फिलिस्तीन का हो। इसी के चलते दोस्तों 2006 में हमास इलेक्शन लड़ता है फिलिस्तीन में और जीत भी जाता है। जो पीएलओ पार्टी थी वह हार जाती है। इसके बाद सन 2007 में लोगों के बीच में सिविल वॉर छिड़ जाती है, क्योंकि जो हमास के सपोर्टर्स थे वो हमास को सपोर्ट करते हैं और जो पीएलओ के सपोर्टर्स थे वो पीएलओ को सपोर्ट करते हैं और लोग आपस में ही फिलिस्तीन में लड़ना शुरू कर देते हैं। और इसी वॉर को बैटल ऑफ गाजा वॉर भी कहा जाता है। और यही वो वजह है दोस्तों, फिलिस्तीन के जो आपको 2 हिस्से दिखाई देते हैं वहाँ अलग अलग अथॉरिटीज का कंट्रोल हो जाता है। फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक का पार्ट है वहाँ पर पीएलओ अपना कंट्रोल करती है, वहीं पर जो गाजा स्ट्रिप वाला पार्ट है वहाँ पर हमास अपना कंट्रोल कर लेता है। पीएलओ एक्चुअली में नॉन वायलेंट है और एक पीसफुल गवर्नमेंट की तरह रूल करते हैं। आज के दिन गाजा पट्टी जहाँ हमास का रूल है वो टेररिस्ट की तरह उस एरिया को ऑक्यूपाई करके रखते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो भी लड़ाई देखी जाती है वो ज्यादातर गाजा पट्टी के एरिया के साथ देखी जाती है जहाँ हमास का कंट्रोल है। वहीं से इजराइल पर अभी के टाइम पर रॉकेट्स हजारों की संख्या में छोड़े गए हैं, जबकि वेस्ट बैंक में जहां पीएलओ का कंट्रोल है वहां ऐसा वायलेंस देखने को नहीं मिलता। तो ये सिचुएशन है दोस्तों आज के टाइम पर फिलिस्तीन और इजराइल की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या सोल्यूशन निकल सकता है इन दोनों देशों के बीच। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर 2 स्टेट सोल्यूशन दिया जा सकता है, यानी कि सन 1967 के बेसिस पर दोनों देशों को उनके एरिया डिवाइड कर दिए जा सकते हैं। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि सन 1947 में यूएनओ द्वारा जो पार्टीशन किया गया था उसी के तहत इन दोनों देश को इनके एरिया डिवाइड करके दे देने चाहिए। लेकिन दोस्तों किसी भी सॉल्यूशन के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है दोनों देशों का उस सॉल्यूशन पर एग्री होना, जो अभी तक तो संभव नहीं हो पाया है और नजर भी नहीं आ रहा है संभव होना। दोस्तों आइए हम लोग दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इन दोनों देशों के बीच ये भयानक जंग थम जाए और वहाँ शांति का माहौल स्थापित हो जाए और वहाँ के मासूम सिविलियंस उस खौफ से बाहर निकल पाएं जिस खौफ में वो अभी तक रह रहे हैं।
सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो समझ आई होंगी। आप लोगों से भी मेरा एक सवाल है कि आप लोग इन दोनों देश के बीच का क्या सोल्यूशन सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।